Hello everybody, I am CA गौरी चिचानी from VD एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं आपके CA फाउंडेशन के अकाउंट्स का जो थ्योरी पार्ट है उसमें का थर्ड यूनिट, दैट इज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये टॉपिक में अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ आते हैं। जो आप बहुत सारे टर्म्स ऐसे भी रहेंगे जो आपने अलग अलग चैप्टर्स में कवर हो चुके हैं या आपने पढ़े हैं कहीं पे, और बहुत सारे टर्म्स नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मीनिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स विच आर रेगुलरली यूज्ड। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही है। स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबके पास ये है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है जिसमें यूनिट 3 पे आ जाइए, दैट इज़ 1.43 पेज नंबर 1.43। अगर नहीं है तो लेके बैठिए, क्योंकि एक एक डेफिनेशंस अपन उसमें से देखेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कम विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर एंड कम टू द पेज नंबर 1.43 ऑफ योर अकाउंट्स मॉड्यूल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या दी है उसमें, एक्सेप्टेंस। तो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस कब होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये आया होगा, राइट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जब वो पीस ऑफ पेपर इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी, दैट इज द पर्सन टू हुम द ऑर्डर इज मेड बाय द ड्रॉवर। अगर जिसको ऑर्डर किया गया है उसने उसको एक्सेप्ट किया, तभी वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है वो ऑर्डर को, तो that will not be considered as a valid bill of exchange. So acceptance is compulsory in case of bill of exchange. तो come to the module, और क्या दे रहे हैं वो, the drawees signed assent, मतलब वो assent कर रहा है, मतलब accept कर रहा है sign करके। the drawees signed assent on the bill of exchange to the order of drawer, drawer के order को वो accept कर रहा है sign करके, that is called acceptance। ठीक है, दिस टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। समझा? बहुत ईजी है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ। द ड्रॉवीज साइंड असेंट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ ड्रॉवर, दिस टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। तो हो गया अपना एक्सेप्टेंस का टर्म। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? Accounting policies are the such accounting principles and the method of applying those principles by an enterprise in preparation and presentation of financial statement. What is accounting policy? Accounting principle, ये याद रखो, बोल तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है बट वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स तो होते ही है, कौन से प्रिंसिपल सिलेक्ट किए वो, और एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इन व्हाट, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन प्रिपरेशन एंड presentation of financial statement। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। अप्लाइंग इज इंपॉर्टेंट, वो प्रिंसिपल को अप्लाई करने की मेथड, मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल फॉर व्हाट, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी। एक बार मेरे साथ पढ़ो अकाउंटिंग पॉलिसीज मॉड्यूल से। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज ने अडॉप्ट की है, किस लिए, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? बहुत ईजी है, एक बार फिर से पढ़ लो। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and the method of applying those principles
adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement. ठीक है, समझा? क्लियर है? Come to the next term, that is accrual. What is accrual? दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस. तो एक्रूअल क्या होता है? पढ़ते हैं. रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अर्नड और इनकर्ड. ठीक है, ब्रैकेट में क्या? एंड नॉट एज अ मनी इज रिसीव्ड और पेड. इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू असेट्स एंड लायबिलिटीज एज दे ऑकर इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स और पेमेंट. एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट के बिना, हाँ, एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट हो या मत हो, उसके बिना भी अगर आप कोई रेवेन्यू या एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई असेट या लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्रूअल. मतलब जो एक्रू हो चुका है, एक्रूड और अर्न हो चुका है. बट इसमें कैश में मिलना, कैश या बैंक में मिलना ज़रूरी नहीं है, रिसिप्ट ज़रूरी नहीं है, रिसिप्ट या पेमेंट ज़रूरी नहीं है. It must only be earned or accrued. ठीक है. Now next, accrual और mercantile basis of accounting. अभी मैंने बोला दो होते हैं अकाउंटिंग के मेथड ऑफ अकाउंटिंग. कौन कौन से? एक कैश बेसिस और एक accrual basis. Now अभी तो अपन कैश accrual basis देखेंगे, आगे जाके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का भी टर्म एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने. ठीक है. Come to the module accrual or a mercantile basis of accounting. What is this? The method of recording transaction by which revenue, cost, asset, liabilities are reflected in the accounts in the period in which they accrue. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक तो पीएनएल और एक बैलेंस शीट. राइट. पीएनएल में कौन सी दो चीजें होती है? रेवेन्यू एंड कॉस्ट. एंड बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो ऐसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, असेट्स, लाइबिलिटीज, मतलब चारों चीजें, रेवेन्यू, कॉस्ट, असेट, लाइबिलिटीज are reflected in the finance accounts, are reflected in the accounts in the period in which they accrue. हाँ, they accrue. ये important है. The accrual basis of accounting includes consideration relating to deferrals, allocation, depreciation and amortization. What it includes? Consideration. ये क्या क्या consider करता है? accrual basis क्या क्या consider करता है? deferrals, accrual, allocations, depreciation and amortization. This basis is also known as mercantile basis of accounting. हो सकता है आपको MCQ में पूछ ले ये डेफिनेशन, ये टर्मिनोलॉजी से कुछ, तो ध्यान से पढ़ो एक बार. एक्रूअल बेसिस को कौन सा बेसिस भी कहा जाता है? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ना वापिस एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग, बहुत इजी है. क्या है? द मेथड ऑफ अकाउंटिंग. क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि क्या? द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. वहाँ क्या दिया है? द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन विच रेवेन्यू, कॉस्ट, असेट्स, लाइबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच दे अक्रू. ठीक है, क्लियर है, समझा? आगे क्या दिया है? द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स consideration relating to deferrals, allocation, depreciation and amortization. This basis is also referred to as a mercantile basis of accounting. क्लियर है? अभी तक अपन ने कौन से डेफिनेशंस देखे? एक एक्सेप्टेंस, मतलब ड्रॉवीज साइंड असेंट टू द ऑर्डर ऑफ ड्रॉवर ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज. Then second is accounting policy. What is accounting policy? Accounting principles and method of applying those principles adopted by an enterprise in preparation and presentation of financial statement. Third क्या देखा था? Accrual. What is accrual? Recognition of revenue and cost as they are earned or incurred. ठीक है, यही पे लर्न कर लो सब. What is accrual basis of accounting? लर्न भी करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली सब कंसेप्चुअली आप समझोगे तो सब क्लियर हो जाएगा. What is accrual basis of accounting? The method of recording transaction by which receipt की जगह revenue बोलो. The method of recording transaction by which revenue, cost, assets, liabilities
आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच दे अक्रू. ठीक है, ये हो गया अक्रूअल मेथड ऑफ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज अक्रूड. अभी है अक्रूड असेट क्या होती है, अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, अक्रूड असेट क्या होती है, अक्रूड लाइबिलिटी क्या होती है, अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, अक्रूड रेवेन्यू क्या होता है. मतलब अभी कम टू द फर्स्ट, मतलब अक्रूड असेट, उसके नीचे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नीचे अक्रूड असेट पहले पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहे हैं. द डेवलपिंग but not yet enforceable claim against another person which accumulates with the passage of time or the rendering of services or otherwise. It may arise from the rendering of services including the use of money which at the date of accounting have been partly performed and are not yet billable. Okay, अपन कोई असेट बनवा के ले रहे हैं कोई थर्ड पर्सन से. सपोज दैट असेट इज स्टिल इन वर्क इन प्रोग्रेस. अपन अभी तक ओनरशिप अपने पास नहीं आई है और अपन क्लेम नहीं कर सकते ओनरशिप उस पर. वो सामने वाले पार्टी ने उस पर पार्टली परफॉर्मेंस ही किया है, मतलब कंप्लीट की नहीं है अभी तक, तो अपन वो उसको रिकॉर्ड कर सकते क्या, नहीं कर सकते. जब वो बिल इशू करेगा एंड वी बिकम द ओनर, देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड अवर asset. So in that case that asset is known as a accrued asset in which partly performance जिसका हो गया. ठीक है, तो एक बार फिर से द डेवलपिंग asset, जो डेवलपिंग स्टेज में है, तो क्या है डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सिएबल क्लेम. अपन क्लेम कर सकते कि अपने बैलेंस शीट में एज अ असेट वो नहीं कर सकते. तो क्या है अ डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सिएबल क्लेम अगेंस्ट अनदर पर्सन विच एक्यूमुलेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे टाइम जाएगा वो उस पर उसका परफॉर्मेंस, थर्ड पर्सन उस पर परफॉर्मेंस कंप्लीट करेगा, देन इट विल बिकम देन वी विल बिकम द ओनर ऑफ दैट asset. So which accumulates with the passage of time or the rendering of services or otherwise. It may arise from rendering of services including the use of money which at the date of accounting, मतलब आप जब अकाउंटिंग कर रहे हो वो डेट पे वो पार्टली परफॉर्म्ड है और बिलेबल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्रूड असेट. क्लियर है, समझा. देन कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एक्रूड एक्सपेंस. ठीक है, an expense which has been incurred in an accounting period but for which no enforceable claim has become due in that period against the enterprise. Expense incur हो चुका है, which has been incurred, expense incurred हो चुका है but enforceable claim अभी तक, मतलब सामने वाली पार्टी अभी तक enforceable claim नहीं कर सकती एंटरप्राइज पे. in that case that becomes the accrued expense. पेमेंट तो करना ही है फ्यूचर में, बट अभी नहीं करना है. उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हो चुकी है या फिर पार्टली परफॉर्म्ड है. कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स का कोई परचेज, सपोज कोई परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स आ गए हैं बट बिल अभी तक इशू नहीं हुआ, तो दैट बिकम्स अवर एक्रूड एक्सपेंस. इन केस ऑफ वी सी इन द बैलेंस शीट लाइक एक्रूड सैलरी. accrued expenses all are covered under provisions, मतलब outstanding expenses. ठीक है, that all are covered under accrued expenses. तो क्या है मेरे साथ पढ़ो एक बार फिर से. an expenses which has been incurred in accounting period but for which no enforceable claim has become due in that period against the enterprise. enforceable claim नहीं है against the enterprise फॉर दैट पीरियड, मतलब अपन जो पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पीरियड के लिए इन्फोर्सेबल क्लेम नहीं है. तो इट मे अराइज फ्रॉम द परचेस ऑफ सर्विस विच एट द डेट ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन ओनली पार्टली परफॉर्म एंड आर नॉट येट बिलेबल. जिसका बिल इशू नहीं किया है या अपन ने पार्टली परफॉर्मेंस किया है वो चीज़ का, तो वो खर्चे का जो एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके हैं but are not yet billable or liable, then it is known as a accrued expenses. Clear है. now आगे बढ़ते हैं. accrued liability, a developing but not yet enforceable claim by another person which accumulates with the passage of time or the receipt of services or otherwise. ठीक है, ऐसी डेवलपिंग स्टेज में जो लाइबिलिटी है जो आगे फ्यूचर में जाके अराइज होने वाली है,
उसको कहते हैं एक्रूड लाइबिलिटी। ठीक है, तो डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सिएबल क्लेम प्रोविजंस आते हैं इसमें। सॉरी, मैंने बोला था एक्रूड एक्सपेंस में, नहीं, एक्रूड लाइबिलिटी इज प्रोविजंस आर कंसिडर्ड अंडर एक्रूड लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी है अपनी। ठीक है, तो क्या है, और वहाँ आगे क्या लिखा है, इट में अराइज फ्रॉम द परचेस ऑफ सर्विसेज विच एट द डेट ऑफ अकाउंटिंग which including the use of money which at the date of accounting have been partly performed and not yet billable। मतलब वही जो असेट के डेवलपिंग स्टेज पे है, असेट अगर किसी और के पास डेवलपिंग स्टेज पे अगर अभी तक अपन ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते उस पर, तो दैट इज एक्रूड असेट। सेम इज द केस ऑफ एक्रूड लाइबिलिटी, दैट इज ऑब्लिगेशन डेवलपिंग स्टेज पे, अभी तक ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुआ है, बिल इशू नहीं हुआ है, अपन अभी तक लायबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल क्लेम नहीं कर सकता है, तो दैट इज एक्रूड लाइबिलिटी। एक बार फिर से पढ़ो आप पॉज करके। नाउ नेक्स्ट, accrued revenue. What is accrued revenue? Accrued revenue which has been earned in an accounting period but in respect of which no enforceable claim has become due in that period by the enterprise। ठीक है, revenue which has been earned in accounting period, earned तो हो चुका है, but in respect of which no enforceable claim, इन चारों चीज़ों में accrued expense, accrued income, revenue, accrued asset, accrued liability, इन चारों में enforceable claim जब तक नहीं होता that will consider, मतलब liability, asset या revenue वो incurred तो हो चुका है, but enforceable claim जब तक नहीं होगा तब तक वो accrued रहेगा। ठीक है, तो become due, तो फिर से एक बार स्टार्ट से, accrued revenue which has been earned in an accounting period, earned हो चुका है, but in respect of which no enforceable claim has become due in that period by the enterprise। Now, it may arise from rendering of services including the use of money which at the date of accounting have been partly performed and not yet billable। ठीक है, ये सब में कॉमन है। एक बार चारों डेफिनेशंस देख लो आप पॉज करके, किसकी, एक्रूड असेट, एक्रूड लाइबिलिटी, एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड कॉस्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है, हो गया, अपने 8 हो गए अभी। हाँ, नाउ कम टू द एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन, द टोटल टू द डेट ऑफ पीरियोडिक डिप्लीशन चार्जेस ऑन वेस्टिंग असेट। डेप्रीसिएशन लगता है नॉर्मल असेट पे। ठीक है, डेप्रीसिएशन लगता है नॉर्मल असेट पे, और डिप्लीशन काय पे लगता है, ऑल असेट्स पे। ठीक है, ऑल असेट्स पे। और डिप्लीशन, व्हाट इज डिप्लीशन, डिप्लीशन लगता है वेस्टिंग असेट पे। और वेस्टिंग असेट क्या होती है, जो बुक्स में है, जो बुक्स में भी है और फिजिकली भी एंटरप्राइज उसको पजेस कर रहा है, उसके पास पोजीशन है, फिजिकली भी है, बुक्स में भी दिख रहा है, बट विच इज कोई यूज का ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग असेट। तो अभी तक वो राइट ऑफ भी नहीं किया है, तो दैट इज ऑल वेस्टिंग असेट विच इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो डिप्लीशन क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन क्या होता है, द टोटल टू द डेट, वो जिस दिन आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस दिन की पूरी टोटल, किसकी, पीरियोडिक डिप्लीशन, जो डिफरेंट पीरियड्स में डिप्लीशन लगता है, चार्ज ऑन विच असेट, ऑन वेस्टिंग असेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, सेम, the total to the date of periodic depreciation charges on depreciable asset। all assets नहीं, depreciation किस पे लगता है, depreciable asset पे, right? the assets which are liable for depreciation are depreciable asset, right? तो depreciable assets पे depreciation लगता है और vesting assets पे depletion लगता है, दोनों का definition same है, एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, now come to the next term, that is advance। एडवांस मीन्स इजी, पता है अपने सबको एडवांस क्या होता है, द पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, द पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर एक्विजिशन ऑफ गुड्स और अ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले या गुड्स एक्वायर्ड करने से पहले या सर्विस मिलने से पहले अगर कोई पेमेंट किया है तो दैट इज एडवांस।
इजी है, ये तो बहुत बेसिक है, अपन मेरे को पहले से पता है ये। देन नेक्स्ट, amortized value. What is amortized value? Amortizable amount less any portion already provided by way of amortization. What is amortized value? क्या होता है? जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसको अपन अमोर्टाइज करते हैं, राइट, और टेंजिबल एसेट को डेप्रीसिएशन करते हैं। करते सेम ही चीज है, उनकी वैल्यू अपन अपोर्शन करते हैं ड्यूरिंग द इट्स यूजफुल लाइफ, अलोकेट करते हैं उसकी कॉस्ट को ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। बट इनटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन होता है, वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होता है, और टेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज अमोर्टाइज्ड वैल्यू? अमोर्टाइजेबल वैल्यू मतलब क्या? जो डेप्रिसिएबल वैल्यू जैसा ही, ठीक है। तो अमोर्टाइजेबल वैल्यू लेस व्हाट? एमोर्टाइजेशन, मतलब जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती है दैट इज अमोर्टाइज्ड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, समझा? क्लियर है? बहुत इजी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, एनुअल रिपोर्ट। ये आपने शायद कंपनी लॉ में देखा होगा या यहाँ देख लेंगे, बहुत इजी है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली बाय द मैनेजमेंट। कौन प्रोवाइड करता है एनुअली इंफॉर्मेशन? बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है ऑफ एन एंटरप्राइज टू हुम? टू ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स कनेक्टिंग concerning its operation and financial position. Owners को और all other connected persons who are concerned for operation and financial position of an enterprise are provided the report, annual report by the management, which is called the annual report. We are provided a report by the management which is known as the annual report. बहुत simple है, एक बार पढ़ो मेरे साथ। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली, एनुअल रिपोर्ट है ना तो एनुअली जाएगा। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली बाय द मैनेजमेंट टू द ओनर्स, बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज टू द ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स कंसर्निंग इट्स ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजिशन। जो ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजिशन के लिए कंसर्न है, ऐसे सब लोगों को जो एनुअली एक रिपोर्ट भेजी जाती है दैट इज कॉल्ड द एनुअल रिपोर्ट। अब इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड। अब इसमें दो टाइप, एनुअल रिपोर्ट में दो चीज़ें होती है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टैट्यूट से, मतलब जो लॉ से रिक्वायर्ड है कि मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो वॉलेंटरीली मैनेजमेंट दे रहा है ओनर को या अदर इंटरेस्टेड पर्सन्स को। तो वॉलेंट्री में क्या क्या आ सकता है? इट कैन बी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, चार्ट्स, ग्राफ्स, आपका सेल का जो ट्रेंड है, वो परचेज का ट्रेंड, मतलब जो एक्सपेंस का ट्रेंड है, जो भी है, जो भी चार्ट्स ग्राफ्स बनेंगे, अदर देन स्टैट्यूटरी ऑल बिकम वॉलेंट्री। ठीक है, तो स्टैट्यूट में क्या आता है? नाउ स्टैट्यूट में क्या आता है? इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी में एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट, ठीक है, क्या क्या आता है? एक तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है। फिर आती है आपकी बैलेंस शीट, राइट, बैलेंस शीट, देन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये तीनों चीजें तो ऐसे सब में ही आती है कॉमनली, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज सब में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इट कैन बी अ इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। कॉर्पोरेट के केस में एडिशनल क्या आता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंपल्सरीली स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। एंड लास्ट बोर्ड ऑफ बीओडीज रिपोर्ट, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। हो सकता है ये आपको एमसीक्यूज में पूछ ले कि कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ों की होती है?
तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बीओडीज रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो वही दिया है। एक बार पॉज करके आप एनुअल रिपोर्ट का टर्मिनोलॉजी में क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने पढ़ लो। ठीक है, नहीं तो मेरे साथ पढ़ो, चलो फास्ट। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली by the management of an enterprise to the owners and other interested persons concerning its operation and financial position. It includes the information statutorily required. Example, in case of a company, balance sheet. In case of a company, balance sheet, profit and loss account, notes to accounts, the auditor's report thereon, and the report of board of directors. ठीक है, it also includes the information voluntarily provided. Example, value added statement, graphs, charts, etc. ठीक है, ये हो गया आपका annual report. Now come to the next terminology, that is appropriation account. An appropriation account, an account sometimes included a separate section of the profit and loss statement showing application of profit towards dividend reserves, etc. What is appropriation account? Appropriation account एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि जो प्रॉफिट मिला है, बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट को डिविडेंड या रिजर्व्स में, मतलब जो चीज़ें ओनर को मिलती है, ठीक है, ओनर को मिलती है वो चीज़ों में, जैसे डिविडेंड हो गया, रिजर्व्स ट्रांसफर हो गए, वो सब कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। तो वो चीज़ों का एप्रोप्रिएशन किस बेसिस पे कैसे किया है या किस बेसिस पे क्या, ऐसा जो स्टेटमेंट बताता है या ऐसा जो अकाउंट बनता है वो होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसका एप्रोप्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और रिजर्व्स कैसा किया गया है वो ये अकाउंट स्टेटमेंट में दिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इजी है, एक बार चलो मेरे साथ पढ़ो। एन अकाउंट समटाइम्स इंक्लूडेड एज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस statement showing application of profit towards dividend, reserves, etc. ठीक है, done है। Now come to the next term, that is assets. What is assets? ये तो अपन बचपन से, I mean 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो what is asset? Tangible objects और intangible rights. asset में दोनों कवर होते हैं, tangible भी और intangible भी, ठीक है। तो tangible objects और intangible rights owned by the enterprise and carrying probable future benefit. asset होने के लिए वो चीज़ ने फ्यूचर बेनिफिट देने चाहिए, ये कंपलसरी है, राइट। The particular thing which does not give future benefit to the enterprise, it cannot be termed as a asset. So future benefit देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो asset रहेगी, नहीं तो वो अगर वो ये एक ही साल के लिए बेनिफिशियल है तो दैट विल बिकम द एक्सपेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर दैट पीरियड, बट विच गिव्स द फ्यूचर बेनिफिट विच वेदर इट मे बी अ टेंजिबल और अ इंटेंजिबल, तो इट इज कॉल्ड द असेट। ठीक है, एक बार फिर से, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इंटेंजिबल राइट्स, इंटेंजिबल राइट्स होते हैं और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओन्ड बाय द एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, क्लियर है। Now come to the next, authorized share capital। पढ़ो, authorized share capital पढ़ो एक बार, आपने ये कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। What is authorized share capital? Nominal share capital क्या है? The number and the par value of each class of shares that an enterprise may issue, not issued, it may issue, enterprise may issue in accordance with the instrument of incorporation. This is sometimes referred to as the nominal share capital। ठीक है, जो MOA AOA में ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन किया जाता है कि कंपनी ये कैपिटल इतना अमाउंट तक और इतने टाइप के शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है,
दैट ऑल इज नोन एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। शेड्यूल 3 की अगर आपने कभी बैलेंस शीट देखी होगी, अभी जो नई बनती है एज पर कंपनीज एक्ट 2030, तो उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट में ऊपर क्या होता है, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कंपनी, हाउ मच द कंपनी में इशू इन अकॉर्डेंस विथ इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होता है कि कितना और किस तरीके से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कितना उसको ऑथराइज्ड है, उसके वर्ड में ही है ऑथराइज, उसको कितना है उसके हिसाब से ऑथराइज शेयर कैपिटल, मतलब उसका शेयर कैपिटल, उसको ऑथराइज मतलब कितनी अथॉरिटी है शेयर कैपिटल इशू करने की, क्या अमाउंट तक और किस टाइप के शेयर्स, ठीक है, वो सब मेंशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल शेयर कैपिटल। दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज द नॉमिनल शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर है, समझा, आगे बढ़ू। एवरेज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम as determined by applying the average of the cost of all the items of the same nature over a period. Average cost easy है, कुछ 5-6 अलग अलग तरीके की कॉस्ट है, उन सबका टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज एवरेज कॉस्ट। इफ you give the weights to that individual cost, then it will become the weighted average cost. ये तो आपको नॉर्मल है, ये नॉर्मल टर्म है, ये इसका कोई अकाउंटिंग नहीं भी जिसको पता है उसको भी ये पता होगा कि एवरेज क्या कॉस्ट क्या होती है और वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है। हो गया, अभी अपने ए के सारे खत्म हो गए। एक बार आप स्टार्टिंग से अपने कौन कौन से देखें, एक्सेप्टेंस, ठीक है, देन एक्सेप्टेंस के बाद कौन सा देखा था, एक सेकेंड, एक्सेप्टेंस, देन अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, एक्रूअल, देन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 4 होने के बाद वो 4 देखे थे, एक्रूअल एसेट, एक्रूअल लाइबिलिटी, एक्रूअल एक्सपेंसेस, एक्रूअल रेवेन्यू, ये 4 होने के बाद 8 हो गए थे अपने। उसके बाद देखे थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन, दोनों भी देखे थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन। देन वी अपन ने क्या देखा था, एडवांस क्या होता है, अमोर्टाइज वैल्यू क्या होती है, ये हो गया। देन कंपनी लॉ के कुछ टर्म्स थे जैसे एनुअल रिपोर्ट, देन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंपनी लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट एनुअल रिपोर्ट के बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था। देन असेट देखा था, असेट का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद देखा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, राइट, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी लॉ में भी है, तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो और लास्ट में देखा था एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में ही वेटेड एवरेज कॉस्ट भी अपन ने कंसिडर कर लिया था, मतलब देख लिया था क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज बैड डेट्स। ये तो अपन सब बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बैड डेट्स होता क्या है। क्या लिखा है, डेट्स ओन टू द एंटरप्राइज विच आर कंसिडर्ड टू बी इररिकवरेबल, क्या है, जो मिलने नहीं वाला वो बैड डेट्स है। तो dates owed to the dates owed to the enterprises, to an enterprise which are considered to be irrecoverable, ठीक है, ये तो इजी था। now come to the next, balance sheet, ये भी अपन पहले से देखते आ रहे हैं। what is balance sheet, a statement of financial performance, performance क्या, परफॉर्मेंस नहीं होता है, परफॉर्मेंस का स्टेटमेंट जो होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि क्या परफॉर्मेंस दिया है इस बार एंटरप्राइज ने, प्रॉफिट लाया या लॉस लाया, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, तो दैट इज नोन एज अ बैलेंस शीट। तो क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एज एट द गिवन डेट विच एग्जिबिट्स, क्या क्या बताते हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज, capital, reserves and other account balances at their respective book values, ठीक है, at their respective book value। बैलेंस शीट पे क्या होता है, बैलेंस शीट एज ऑन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड होता है। बैलेंस शीट एज ऑन होता है मतलब वो पर्टिकुलर डेट पे एंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो उसका वो स्टेटमेंट होता है, और वो क्या क्या एग्जिबिट करता है, असेट, लाइबिलिटी, देन कैपिटल, reserves and all other account balances at their respective book values। book value में जो जो balances है as on that particular date
which are reflected in the statement known as a balance sheet. ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में भी आपने देखे होंगे. क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ये डेफिनेशन पे अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज जब टॉपिक लिया था तब डिटेल इस पे एनालिसिस कर लिया था. क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. ठीक है, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर of a certain person or to the bearer of instrument. What is bill of exchange? चलो रिवाइज करो फटाफट. bill of exchange बोलो मेरे साथ. an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, क्लियर है, समझा? बिल ऑफ एक्सचेंज अपन ऑलरेडी देख भी चुके हैं और अभी एक बार आप रिवाइज भी कर चुके हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, बोनस शेयर्स. व्हाट इज बोनस शेयर्स? जो एक्स्ट्रा के शेयर्स दिए जाते हैं फ्री में शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. राइट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू होते हैं ना ये. तो क्या है बोनस शेयर्स? मॉड्यूल में देखो, शेयर्स अलॉटेड by capitalization of a reserves or a surplus of corporate or a surplus of a corporate enterprise. What is bonus shares? Actually bonus shares वो अपने convenience के लिए कि the shares which are given to the existing shareholders free of cost. ठीक है, but actual में bonus shares का मतलब क्या होता है? capitalization of क्यों इशू किए जाते हैं वो? क्योंकि रिजर्व्स को कैपिटलाइज्ड अगर करना है तो बोनस शेयर्स के थ्रू वो कैपिटलाइज्ड किए जाते हैं. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स और ए सरप्लस ऑफ रिजर्व्स और सरप्लस. याद रखना, बोनस शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं? फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. अगर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बोनस शेयर्स इशू कर दो. तो रिजर्व्स विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बुक वैल्यू. द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करेक्ट है, जो बुक्स में दिख रही है दैट इज बुक वैल्यू. इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर बेसिस ऑन विच द अमाउंट इज डिटरमाइंड, दैट इज कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू. जो नॉर्मल बुक वैल्यू, जो नॉर्मल बुक्स में वैल्यू दिख रही है दैट इज बुक वैल्यू. ये कोई मेथड रेफर नहीं करता है, जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसके बाद अलग अलग मेथड्स होती है कॉस्ट की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू वगैरह वगैरह, वो कोई रेफर नहीं. जो बुक में दिख रही है दैट वैल्यू इज नोन एज द बुक वैल्यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट, बोरोविंग कॉस्ट. व्हाट इज बोरोविंग कॉस्ट? बोरोविंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. जो borrowed funds है, borrowed funds मतलब क्या? लोन. जो लोन लेने के लिए जितना भी खर्चा किया है, it may include interest, it may include लोन इशू चार्जेस वगैरह जो बैंक्स लगाती है लोन पे जितने भी चार्जेस लगती है that all is known as a borrowing cost. Why it is called as borrowing cost? It is the cost incurred in respect of the borrowing funds. ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देखो, इंपॉर्टेंट है. बोरोविंग कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by an enterprise. एंटरप्राइज ने इंकर्ड कर लिया. इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. बोरोविंग फंड से रिलेटेड जो इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट एंटरप्राइज ने इंकर्ड कर लिया है दैट इज नोन एज अ बोरोविंग कॉस्ट. ये इजी डेफिनेशन यही याद कर लो, साथ में हो जाएंगे फटाफट. ठीक है, बोरोविंग कॉस्ट हो गया, एक बार देख लो. नाउ कम टू द नेक्स्ट, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. ये भी अपने को पता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अपन पहले से देखता है, इसकी अकाउंटिंग भी आपने देख ली होगी. A formal document constituting acknowledgement of a debt. ये क्या होता है?
formal document constituting acknowledgement of a debt by an enterprise usually given under its common seal. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे कंपल्सरीली कंपनी का कॉमन सील होता है, करेक्ट, and normally containing provisions regarding payment of interest, repayment of principal and security. उसमें क्या क्या होता है? provisions regarding payment of interest, कैसा देंगे, क्या रेट पे देंगे, देन रीपेमेंट कैसा करेंगे, सिक्योरिटी क्या क्या है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये सब होता है. इट इज ट्रांसफरेबल इन द एप्रोप्रिएट मैनर. ईजी है, देखा है अपन ने पहले भी. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो कवर हुआ होगा कंपनी लॉ में या अकाउंट्स में ही और कहीं. तो एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो, चलो. कम ऑन. अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंस्टिट्यूटिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट रहना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय एन एंटरप्राइज यूजुअली गिवन अंडर इट्स कॉमन सील and normally containing the provisions regarding payment of interest, repayment of principal and security if any. It is transferable in the appropriate manner. ठीक है, यहाँ हो गए अपने बी के सारे टर्म्स खत्म. क्या क्या थे बी में, एक बार देखो. बी में क्या क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बैड डेट्स देखे थे. देन बैलेंस शीट क्या होती है वो देखा था. देन बिल ऑफ एक्सचेंज रिवाइज किया, करेक्ट. देन बोनस शेयर्स के बाद बुक वैल्यू, बोरोविंग कॉस्ट एंड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. इजी है, सिंपल है, इसमें तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. समझ गया सबको ना? आगे बढ़ते हैं. कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल. व्हाट इज कॉल? सुना होगा आपने फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल और फोर्थ कॉल. तो वो जो कॉल होता है ना, वो डिमांड ऑफ कंपनी पैसा मंगवाती है तब कॉल करती है, ठीक है. कॉल मतलब दैट कॉल नहीं है, शेयर प्राइस का जो कॉल होता है. शेयर प्राइस, इशू प्राइस को 4-5 हिस्सों में कंपनी बांटती है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट मंगवाती है. तो वो जो एक टाइम पे एक अमाउंट देता है, दैट इज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, देन थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसा होता है, ठीक है. क्या दिया है डेफिनेशन मॉड्यूल में? देखो, अ डिमांड परस्यूएंट टू द टर्म ऑफ इशू टू पे अ पार्ट और होल ऑफ द बैलेंस remaining payable on shares or a debentures after allotment. It can be a call for a share or a debenture. ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ. डिमांड परस्यूएंट टू द टर्म ऑफ इशू. इशूड शेयर पे ही कॉल हो सकते हैं, राइट? डिमांड परस्यूएंट टू द टर्म ऑफ इशू टू पे a part or whole of the balance remaining payable on shares or debentures after allotment. allotment के बाद जो भी पैसा कंपनी मंगवाती है वो कॉल्स के थ्रू मंगवाती है. फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है वो, ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. व्हाट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? ऑथोराइज शेयर कैपिटल अपन ने देख लिया. जो इनकॉर्पोरेशन उनका इनकॉर्पोरेशन जो होता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट, इनकॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जितना वो इशू कर सकते हैं उसमें जो मेंशन होता है, दैट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल which shareholders have been required to pay. That is called up share capital is not part of authorized share capital. सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो, called up share capital authorized share capital का पार्ट नहीं होता है. वो किसका पार्ट होता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल अपन आगे देखेंगे, बट फॉर अभी के लिए इतना समझ लो कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मीन्स दैट शेयर कैपिटल which has been subscribed by the shareholders. मतलब सब्सक्रिप्शन जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज नोन एज अ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. और उसका जो पार्ट कॉल्ड अप किया है कंपनी, मतलब कंपनी ने जो डिमांड किया है जितना अमाउंट, अभी सपोज हो सकता है ऑथोराइज कैपिटल तो है आपका बहुत 50 लाख, ठीक है, बट आपने अभी इशू किया, आपने बैलेंस शीट में भी देखा होगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड होता है, ठीक है, मतलब इतना इशू किया, इतना सब्सक्राइब किया, दैट इज. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल तो क्या है आपका? सपोज ऑथोराइज्ड क्या है? 50 lakhs, ठीक है, 50 lakhs है, बट
उसमें से सब्सक्राइब्ड कितना की मतलब इशूड एंड सब्सक्राइब क्या है, मतलब आपने इशू किया एंड सब्सक्राइब हुआ, ऐसा कितना है, सपोज 30 lakhs, ठीक है। तो अनसब्सक्राइब्ड कितना हो गया, 20 lakhs। ये तो समझ गए आपको, ये इजी है। अनसब्सक्राइब्ड आगे आएगा, अनसब्सक्राइब्ड भी आएगा शायद। 20 lakhs ये हो गया। ऑथराइज्ड में से सब्सक्राइब माइनस करने के बाद आता है अनसब्सक्राइब। नाउ अब ये 30 lakhs में से कंपनी ने अभी तक बस 15 lakhs ही डिमांड किए हैं, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा देन, कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, 15 lakhs, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, 15 लाख रुपीज, ठीक है, समझा। जितना डिमांड किया है पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, याद रखो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। छोड़ो, पढ़ो एक बार मेरे साथ। दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल which shareholders have been required to pay. Now next, capital generally refers to the amount invested in the enterprise by its owner. Normal है, जो ये owner invest करता है in the business, that amount is known as the capital. Example, paid up share capital in a corporate enterprise. Now paid up share capital हो सकता है 15 लाख कंपनी ने कॉल्ड अप किया, बट हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ना पे करे, तो हो सकता है इसमें से पेड अप मतलब मिल गया, तो पेड अप कैपिटल हो सकता है 12.5 लाख ही हो। कॉल्स इन अरियर्स होते हैं, राइट, देखा होगा आपने अकाउंटिंग में, कॉल्स इन अरियर्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंस रहेगा 2.5 लाख का, दैट विल बी इन कॉल्स इन अरियर्स, मतलब जो आने बाकी है। तो पेड अप कैपिटल, कैपिटल इन केस ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटल इज व्हाट, पेड अप कैपिटल, इतना याद रखो। कॉर्पोरेट के केस में कैपिटल किसको बोलते हैं, पेड अप कैपिटल को। बहुत सारे कैपिटल देख लिए अभी अपन ने, ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, बट नॉर्मली टर्म मेन टर्म कैपिटल किसको बोलते हैं, दैट इज पेड अप कैपिटल को बोलते हैं। नाउ पढ़ो एक बार मेरे साथ कैपिटल का। कैपिटल देखो, कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के नीचे कैपिटल जनरली रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड in an enterprise by its owners. That is example, paid up share capital in a corporate enterprise. It is also used to refer to the interest of owners in the assets of the enterprise. Yes, of course, interest of owner in the assets of an enterprise. It also reflected as an interest of owners in the assets of an enterprise. Clear है, easy है, clear है। Now next, capital assets, assets including investment not held for sale, investment not held for sale, conversion or consumption in the ordinary course of business. ऐसी asset जिसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस सेल, कंजम्पशन या कन्वर्जन नहीं है, वो सारी एसेट क्या होती है, कैपिटल एसेट। क्या क्या नहीं है, सेल, कन्वर्जन और कंजम्पशन, खुद को कंज्यूम करने के लिए नहीं की गई है, कंजम्पशन, या कन्वर्ट करने के लिए नहीं होल्ड कर रहे हैं, या सेल करने के लिए होल्ड नहीं कर रहे, नॉट होल्ड फॉर सेल, कन्वर्जन और कंजम्पशन। द असेट्स आर नोन एज अ कैपिटल असेट, ठीक है। नाउ एक बार पढ़ो, असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ऑल असेट्स, ऑल असेट्स इसमें क्या इंक्लूड है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी दैट आर नॉट हेल्ड फॉर सेल, कन्वर्जन और कंजम्पशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सेल, कंजम्पशन और कन्वर्जन के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, दैट ऑल नोन एज कैपिटल असेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैपिटल कमिटमेंट, वर्ड से ही लग रहा है कि कुछ तो कमिटमेंट है, मतलब प्रॉमिस है कोई, तो क्या है, फ्यूचर लायबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड। फ्यूचर लायबिलिटी मतलब कैपिटल कमिटमेंट है, मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले, ऐसा
कमिटमेंट किया गया है, तो फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है वो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करना है फ्यूचर में, दैट इज नोन एज अ कैपिटल कमिटमेंट। समझा? एक बार पढ़ो, फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर व्हाट, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड। डन? देन कम टू द नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल देख लिया अपन ने, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? द फाइनेंसेस डिप्लॉयड बाय एन एंटरप्राइज इन इट्स नेट असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा वैल्यू होता है जो एंटरप्राइज के नेट असेट्स माइनस नेट असेट्स लेस व्हाट, नेट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इन एन ऑपरेशन may however exclude investment made outside the operation। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है? तो फाइनेंसेस डिप्लॉयड मतलब फाइनेंस कहाँ का इन्वेस्ट किया हुआ है, फाइनेंसेस डिप्लॉयड बाय एन एंटरप्राइज इन इट्स नेट असेट्स मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल, तीन चीजों में, नेट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल, नेट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? नेट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। ओके, then capital employed in an operation may however excludes investment made outside the operation। ऑपरेशन के नॉर्मल ऑपरेशन के अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आते। कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ ऑपरेशन मतलब ऑर्डिनरी ऑपरेशन एंटरप्राइज के ऑपरेशन से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स है वही आते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट और लॉस। सिंपल है, कैपिटल असेट सेल करने के बाद जो भी प्रोसीड्स आएंगी मतलब जो भी एक्सेस बचेगा कॉस्ट माइनस करने के बाद, दैट इज कैपिटल असेट, कैपिटल प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल लॉस। समझ? नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तो अलग होता है जो डे टू डे बिजनेस से आता है। कैपिटल प्रॉफिट और लॉस कब अक्रू होता है? जब कैपिटल असेट सेल होती है। तो एक बार देखो, एक्सेस ऑफ प्रोसीड्स रियलाइज फ्रॉम, क्या? एक्सेस ऑफ प्रोसीड्स रियलाइज फ्रॉम सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। तीन चीजें हो सकती है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो क्या है? पढ़ो फिर से, एक्सेस ऑफ प्रोसीड्स रियलाइज फ्रॉम सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ द कैपिटल असेट ओवर इट्स कॉस्ट। मतलब एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड लेस कॉस्ट ऑफ व्हाट, ऑफ अ कैपिटल असेट, in which case in sale, exchange or a transfer। When the result of the computation is negative, it is referred to as a capital loss। Simple, ये तो बहुत कॉमन टर्म है, एक बार पढ़ लो फिर से। ठीक है, पढ़ो एक बार कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। Then next, capital reserve। What is capital reserve? A reserve of a corporate enterprise which is not available for distribution as a dividend। डिविडेंड कभी भी रेवेन्यू रिजर्व्स में से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स कभी भी कैपिटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं होते। ये बात आपने बहुत जगह देखी, मतलब बहुत जगह पढ़ी होगी, कंपनी लॉ में भी और कंपनी अकाउंट्स में भी। ठीक है, तो एक बार फिर से, रिजर्व्स ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज which is not available for distribution of dividend, which is capitalized। ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कैपिटलाइज करके रखे हैं जो डिविडेंड के लिए नहीं यूज कर सकती कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, दैट इज नोन एज अ कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल असेट्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और अ कंप्लीशन। ये तो अपने को सबको मालूम है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो ऐसी कैपिटल असेट पे किया गया खर्चा जो इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन है। ठीक है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस अलग होता है, जो जिसका कंप्लीशन होने के बाद वो अपने लिए कैपिटल असेट बन जाएगी, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ कैश, कैश का भी टर्म देखना पड़ रहा है, क्या बात है। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड क्या है आगे, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। कैश नॉट ओनली कंप्राइज द कैश इन हैंड बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक।
याद रखना, हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछे कैश में डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, टर्म डिपॉजिट आते हैं, टाइम डिपॉजिट आते हैं, या कौन से फिक्स डिपॉजिट आते हैं। तो क्या आते हैं, बस डिमांड डिपॉजिट्स। क्यों आते हैं, क्योंकि इट बिकम्स रियलाइजेबल whenever it is demanded whenever it is demanded to the bank। ठीक है, जब भी अपन डिमांड डिपॉजिट्स जाके मैच्योर करवा लेंगे तब उस बैंक उसके अगेंस्ट में पैसा दे देगा, इसलिए वो कैश में आते हैं। ठीक है ना। कैश इक्विवेलेंट अलग चीज होती है। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड विच हैज अ लो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू उसका एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। मतलब वैल्यू चेंज होने के उसकी रिस्क बहुत लो है, बहुत नॉमिनल है, तब वो और वो इजीली कन्वर्टेबल है, जिसके लिए फ्री मार्केट अवेलेबल है। मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल है, फ्रीली कन्वर्टेबल है, ऐसी सारी चीज़ें कैश इक्विवेलेंट में आती। तो देखो नेक्स्ट वाला पढ़ो। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into known amount of cash। अमाउंट फाइनल होता है कि इतना ही अमाउंट मिलेगा। that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to the insignificant risk of change in value। which are subject to the insignificant risk of change in value। ठीक है, बोला मैंने रिस्क नहीं होता है उसमें, बहुत नॉमिनल रिस्क होता है चेंज वैल्यू उसका चेंज होने का। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट हो गया। नाउ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अपन ने ऊपर पहले एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, अभी अपन क्या देखने वाले, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों चारों फिर से, द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन विच रेवेन्यू कॉस्ट असेट लायबिलिटीज are reflected in the accounts in the period in which actual receipt or actual payment is made। मतलब जब actual receipt और payment होता है तभी ये चार चीज़ें recognize की जाती है। कौन सी चार चीज़ें, revenue, cost, asset, liabilities। that method of accounting is known as a cash basis of accounting। समझा, क्लियर है। now come to the next, cash discount। what is cash discount, a reduction granted by the supplier फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। फ्रॉम विच प्राइस, याद रखो कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है, मतलब इनवॉइस बनने के बाद जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कैश डिस्काउंट। और इनवॉइस बनने से पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ये तो इतना पता है आपको, अकाउंटिंग आपने सीखा है तो ये पता है ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं और कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं। तो द अमाउंट allowed as a deduction, तो क्या बोला है, the reduction granted by the supplier from the invoice price in consideration of immediate payment or a payment within a stipulated time। क्यों कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कि ताकि सामने वाली पार्टी इमीडिएट पेमेंट करे या पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब जितना नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है उसके पहले पेमेंट कर दे, तो उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, नाउ कैश प्रॉफिट। What is cash profit? The net profit as increased by non-cash expenses। non-cash expenses क्या होती है, non-cash cost क्या होती है, depreciation, amortization, ये सारी non-cash cost है। मतलब एक्चुअल में कॉस्ट इंकर्ड होती है क्या depreciation के लिए या amortization के लिए, नहीं, it is just a appropriation of total cost of the asset। depreciation and amortization क्या है, appropriation of total cost of assets over its यूजफुल लाइफ। तो ऐसे सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस या कॉस्ट जब नेट प्रॉफिट में ऐड किए जाते हैं दैट इज नोन एज अ कैश प्रॉफिट। तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, कैश प्रॉफिट। एक्चुअल में कैश में इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच द अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट, net of any accumulated amortization and accumulated losses thereon।
कभी भी आप देखोगे असेट प्रेजेंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट, राइट, कॉस्ट ऑफ असेट आती है पहले। नाउ उसमें से लेस क्या क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक का पूरा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और फ्रॉम द डेट ऑफ इट बिकम्स यूज फॉर द एंटरप्राइज, इट इज अवेलेबल फॉर यूज फॉर द एंटरप्राइज, वो डेट से लेके आज के डेट तक जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया है वो माइनस करते हैं। अगर इन केस कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स यूज्ड लाइफ, तो वो दैट इज एक्यूमुलेटेड more impairment loss, right, accumulated impairment loss माइनस होता है। ये दोनों चीजें माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचती है दैट इज नोन एज अ कैरिंग अमाउंट। समझा? एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कैरिंग अमाउंट का, पढ़ो, हाँ सीरियसली पढ़ो प्लीज। कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? Carrying amount is the amount at which an asset is recognized in the balance sheet, net of any accumulated debt amortization and accumulated impairment loss thereon. समझा? याद हो गई? Now charge. What is charge? An encumbrance on an asset to secure an indebtedness or other obligation. जो सिक्योरिटी कोई पर्टिकुलर असेट एज ए सिक्योरिटी बोल के दी जाती है जब कोई लोन के अगेंस्ट या कोई बोरोविंग के अगेंस्ट, तो वो सिक्योरिटी पे क्या लग गया, चार्ज लग गया, दैट बिकम चार्ज लग गया वो असेट पे, वो लोन के, तो वो होता है चार्ज। क्या है? एन इनकम्ब्रेंस ऑफ एन अमाउंट ऑफ एन असेट, सॉरी फिर से, एन इनकम्ब्रेंस ऑन एन असेट to secure an indebtedness or other obligation. It may be fixed or floating. फिक्स चार्ज भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। समझा? समझा क्या? एक बार पढ़ो फिर से। चार्ज हो गया। नेक्स्ट चेक। चेक एक चेक मैंने क्या बोला था, डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। चेक नहीं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, सॉरी, टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है चेक? आप बोलो, डेफिनेशन देखो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ठीक है, चेक। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, याद करो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक तो बैंकर पे ड्रॉ होता है, मतलब वो पर्टिकुलर बैंक से रिसीव होता है, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। उस पर एक्सप्रेस नहीं, उस पर ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है कि इट इज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ठीक है, समझा? तो चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट के लिए ग्रेस डेज ऐड होते हैं कभी भी ड्यू डेट में, मैच्योरिटी डेट लाने के लिए, बट चेक में ग्रेस डेज ऐड होते क्या? नहीं, दैट इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इट बिकम्स पेएबल वेन एवर इट इज डिमांडेड। ठीक है, तो चेक क्या है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। नाउ कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? कोलैटरल सिक्योरिटी इज गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी। वही ये देखो, सिक्योरिटी विच इज गिवन टू द इन द एडिशन ऑफ प्रिंसिपल सिक्योरिटी अगेंस्ट द सेम लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन। कोई एक से प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो एज अ सिक्योरिटी दी ही है कोई लोन के लिए, बट अगर बाई चांस वो असेट पूरा लोन रिकवर नहीं कर पाई, तो एक एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल असेट, एडिशनल सिक्योरिटी लोन के लिए दी है, तो दैट इज नोन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी विच इज गिवन इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर द सेम लोन or a liability. Now, cost of disposal. What is cost of disposal? Cost of disposal are incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance cost and income tax expenses. मतलब फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस छोड़ के जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाएगी
फॉर द डिस्पोजल ऑफ एसेट, तो दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. पढ़ लो एक बार कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. नेक्स्ट कंटिंजेंसी. व्हाट इज कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी एक ऐसा सिचुएशन या कंडीशन होता है जो जिसका आउटकम कोई अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है या उसके होने या ना होने पे डिपेंड होता है. क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन और सिचुएशन द आउटकम ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट. राइट? देखो डेफिनेशन सिंपल है. कंटिंजेंसी इज अ कंडीशन और अ सिचुएशन. राइट? Contingency is a condition or a situation, the ultimate outcome of which, that is gain or loss. Outcome क्या होता है? एक तो gain होता है या loss होता है. The ultimate outcome of which, gain or a loss, will be known or determined only on occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. The events which are certain not considered in contingency. The events which are uncertain are considered for the contingency condition. The contingency is a condition or a situation, the ultimate outcome of which, that is gain or loss, will be known or determined only on occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. ठीक है? समझा? Now next, contingent asset. An asset, the existence, ownership or a value of which may be known or determined only on occurrence or non-occurrence of वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है? द असेट का क्या? एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यू. क्या? तीन चीजें, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यू. ये अनसर्टन है. किस पे? ये अभी तो अनसर्टन है और विच कैन बी डिटरमाइंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे डिटरमाइन अगर होने वाले हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटिंजेंट असेट. पढ़ लो एक बार कंटिंजेंट असेट पॉज करके. अपन बढ़ रहे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर. दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और अ सिचुएशन. आज ऐसी कंडीशन या सिचुएशन है जिस which may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event. आज ऐसी कंडीशन या सिचुएशन है जो फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कोई ऐसा अनसर्टन इवेंट होने या ना होने पे से लाइबिलिटी जिसकी अराइज होगी. समझा? पढ़ो एक बार. एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन. कंटिंजेंट लाइबिलिटी के केस में आज ऐसी सिचुएशन है. An obligation relating to existing condition or a situation which may arise in future depending on the occurrence or which may arise in future depending on occurrence or a non-occurrence of one or more uncertain future events. समझा? दोनों एक बार पढ़ लो, contingent asset और contingent liability. Then contra account. What is contra account? One or two or more accounts which partially or wholly set off another or other accounts. मतलब जो internally set off हो सकते हैं, that is known as a contra account. ठीक है? Cost, the amount of expenditure incurred on or attributable to the specified article, product or activity. Simple है. Cost, the amount of expenditure incurred और attributable, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी, प्रोडक्ट या आर्टिकल के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड की है और जो भी कॉस्ट उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट. ठीक है? देन कॉस्ट ऑफ परचेज, द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड, अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, लेस व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड सब्सिडीज. चार चीजें लेस होती है. तो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? ये सब एक्चुअली अपन अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग जब करते तो अपने को ये सब क्लियर है, बट एक बार
टर्म्स एग्जैक्टली उसको टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती है वो देख रहे हैं अपन। तो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस सबसे पहले तो, ठीक है, परचेज प्राइस, उसमें क्या ऐड होता है? फ्रेट इनवर्ड, जो फ्रेट लगा है उसको अपने इंटरप्राइज तक लाने तक, फ्रेट इनवर्ड, प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पेमेंट किया है वो सारे, प्लस कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब जो वही पर्टिकुलर चीज के लिए की जाए, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लेस, बट इन सब में से कौन सी चीजें लेस होगी? 4 चीजें लेस होंगी। कौन कौन सी? 4 चीजें ऐड होगी और 4 चीजें लेस होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट, नॉट कैश डिस्काउंट, याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रैकेट दिया। ट्रेड डिस्काउंट, देन रिबेट्स इफ एनी, वन एंड द सेम, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स, प्लस सब्सिडीज, इट मे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर पार्टीज, प्लस व्हाट, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में से जो ड्रॉबैक आने वाला है, जो अपन क्लेम कर सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक इफ एनी, ठीक है, ये याद रखो। हाँ, कौन सी चीजें कौन सी चीजें ऐड होती है और कौन सी चीजें लेस होती है कॉस्ट ऑफ परचेस में। ऐड क्या क्या होता है? चलो, परचेस प्राइस, फ्रेट इनवर्ड, देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फोर्थ कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर परचेस, लेस क्या क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, सब्सिडीज और ड्यूटी ड्रॉबैक। याद हो गया? समझ गया? नाउ इजी है बहुत। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या? जो गुड्स, सिंपल टर्म में जो गुड्स सेल हो चुके हैं उनकी कॉस्ट क्या थी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। In manufacturing operation, it includes cost of material, labor and factory overhead. मतलब क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये तीनों आते हैं, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नॉर्मली एक्सक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कॉस्ट है ऐसे गुड्स की जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करने के बाद जो भी कॉस्ट इनकर की है, that is cost of material, labor and factory overhead are considered in the cost of goods sold, ठीक है। Now next, conversion cost, cost incurred to convert a raw material or a component into finished or a semi finished product। Simple है, cost incurred to convert raw material और a component, consumable जो होते हैं, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट को कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए? फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स में। तो कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दिस नॉर्मली इंक्लूड्स कॉस्ट विच आर स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दिस नॉर्मली इंक्लूड्स कॉस्ट विच आर स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितना भी कॉस्ट इनकर्ड होगा दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है? कन्वर्ट ही होता है। रॉ मटेरियल WIP में, WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ही होता है ना, तो इसलिए। तो दैट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क, प्रोडक्शन ओवरहेड एज एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विथ आइदर द डायरेक्ट कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। जो कॉस्टिंग मेथड से सब बाकी एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड अप्रोप्रिएट किए जाते हैं, मतलब बाइफरकेट किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वो कॉस्ट भी आएगी, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सक्लूड एक्सपेंसेस विच रिलेट टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या नहीं आता है? इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या नहीं आता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 3 चीज़ें नहीं आती। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोडक्शन ओवरहेड में कवर नहीं होता। नाउ कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये भी अपन देख चुके हैं कंपनी लॉ में। कन्वर्टिबल डिबेंचर, अ डिबेंचर विच गिव्स द होल्डर अ राइट टू इट्स कन्वर्जन
wholly or partly in the shares in accordance with the term of issue. पढ़ लो एक बार convertible debenture. convertible debenture पढ़े. Now next, cumulative dividend. What is cumulative dividend? A dividend payable on a cumulative preference shares. cumulative preference shares पे ही dividend accrue होते चलता है अगर payment नहीं किया तो. If unpaid, accumulate as a claim against the earning of a corporate enterprise before any distribution is made to the other shareholder. जब भी कंपनी को बाकी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है तो सबसे पहले उनको क्यूमुलेटिव डिविडेंड जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जमा हुआ है वो क्लियर करना पड़ता है. उसके बाद ही वो बाकी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं. तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड एक बार पढ़ो मेरे साथ फिर से. A dividend payable on cumulative preference shares which if unpaid on cumulative preference shares which if unpaid accumulates as a claim against the earning of corporate enterprise before any distribution is made to the other shareholders. Clear है? Now next, cumulative preference shares, a class of preference shares entitled to payment of a cumulative dividend. देखा ये भी अपन ने कंपनी लॉ में, ठीक है. अ क्लास ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज डीम्ड टू बी क्यूमुलेटिव अनलेस दे आर एक्सप्रेसली मेड नॉन क्यूमुलेटिव. बाय डिफॉल्ट all preference shares are cumulative unless and until they are expressly mentioned as a non-cumulative preference shares. क्लियर है? समझा? तो एक बार cumulative preference shares, a class of a preference shares entitled to payment of a cumulative dividend. Preference shares are always deemed to be cumulative unless they are expressly made non-cumulative. समझा? Next, current asset. Easier. Cash and other assets that are expected to be converted into cash or consumed in the production of a goods or rendering of services in the normal course of business. क्या क्या आता है current assets में? एक तो assets that are expected to be converted into cash, मतलब जिसको ऐसी assets जो कैश में कन्वर्ट होने वाली है. The assets which are that are expected to be converted into cash and consume or the assets consumed in the production of a goods or rendering of services. That means stock in trade वो भी current asset है. तो ये उसका मतलब है consumed in the production of a goods or a rendering of services in the normal course of business. समझा? Now current liability. Liability including loans, deposit, bank overdraft. क्या क्या है? Loan, deposits, bank overdraft, bank OD. Loans, deposits, bank overdraft which falls due for payment in a रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली नॉट मोर देन 12 मंथ्स. मतलब सिंपल टर्म्स में 12 मंथ्स में अगर कोई लाइबिलिटी अपने को पे करनी है तो दैट ऑल लाइबिलिटीज आर क्यूमुलेटेडली नोन एज अ करंट लाइबिलिटीज. ठीक है. इट कैन बी अ लोन, डिपॉजिट और अ बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है. समझा? यहाँ तक समझा? यहाँ अपने हो गए सी से इनिशियल होने वाले भी सारे टर्म्स. तो एक बार आप ABC तीनों भी अभी तक अपन ने जितने भी टर्म्स देखे एक बार आप शांति से रीड कर लो और बचे हुए टर्म्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. एक बार पहले इतना कर लो, बहुत हेवी डोज हो जाएगा वरना. तो पहले इतने डेफिनेशंस एक बार शांति से पढ़ लो, क्लियर अच्छी से पढ़ो, और जो डेफिनेशंस आपको याद नहीं हो रहे या जो थोड़े डिफिकल्ट जा रहे हैं वो लिख के ट्राई करो. मीनिंग तो मैंने सबके समझा दिए, तो नहीं समझेगा ऐसे तो कोई डेफिनेशन नहीं रहेंगे. बट फिर भी अगर जो नहीं समझ रहे हैं या जो नहीं याद हो पा रहे हैं कोई टर्म्स, मतलब लैंग्वेज की वजह से या टर्म्स यूज़ करने प्रॉपर वही टर्म्स आने चाहिए, तो उसकी वजह से अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो लिख के प्रैक्टिस करो. ठीक है. बचे हुए डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. थैंक यू.